नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और आइए खबरों की ओर रुख करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, पीएम मोदी आज G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो गए हैं। ये 20वां G20 लीडर्स समिट है और लगातार चौथी बार ग्लोबल साउथ में हो रहा है। दुनिया की नजर इस बार भी भारत की भूमिका पर है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी वहां विकास, अर्थव्यवस्था और ग्लोबल साउथ के देशों की समस्याओं पर अपनी बात मजबूती से रखेंगे। समिट में कई अहम बैठकें और चर्चाएं भी होंगी, जिनका असर भारत समेत कई देशों पर पड़ेगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित होने जा रहे ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह की जोरदार तैयारियां की जा रही है और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। ध्वजारोहण कार्यक्रम की शुरुआत आज शाम 7 बजे सरयू नदी से जल लेकर महिलाएं राम मंदिर को प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 नवंबर को सुबह यज्ञशाला में अनुष्ठान शुरू होगा। 22 और 23 नवंबर को यज्ञशाला में अनुष्ठान कार्यक्रम जारी रहेगा। 24 नवंबर को शाम यज्ञशाला में अनुष्ठान पूर्ण होगा। 25 नवंबर को सुबह हवन पूजन और ध्वज का पूजन किया जाएगा। 25 नवंबर को 11:58 पर या फिर 12:30 बजे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम किया जाएगा। और मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में आज शहीद स्मृति दिवस पर राज्य के शीर्ष नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर और अन्य जनप्रतिनिधि हुतात्मा स्मारक पहुंचे। सभी ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले वीरों को नमन किया। मौके पर सुरक्षा बलों के जवान भी मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम में देशभक्ति का माहौल रहा और नेताओं ने कहा कि शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। बलिया के भाजपा विधायक रोमी साहनी ने मानवीय पहल करते हुए बाघ के हमले में घायल हुए ग्रामीणों की आर्थिक मदद की है। दरअसल खरेहटा गांव के निवासी राम नारायण चौहान हाल में ही बाघ के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका इलाज लगातार चल रहा है, लेकिन परिवार के पास दवाई और इलाज के लिए पैसे खत्म हो गए थे। ये जानकारी जैसे ही विधायक रोमी साहनी तक पहुंची, वे बिना किसी देर के सीधे खरेहटा गांव पहुंचे। वहां उन्होंने पीड़ित राम नारायण चौहान से मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और परिवार की आर्थिक स्थिति को समझा। इसके बाद विधायक ने तुरंत 20,000 रुपए की आर्थिक मदद की। विधायक रोमी साहनी ने परिवार को आश्वासन देते हुए कहा कि अगर इलाज में और पैसे की जरूरत पड़े तो तुरंत मुझे फोन कर सूचना दे, मैं हर संभव मदद करूंगा। विधायक की इस पहल से परिवार ने राहत की सांस ली है और गांव के लोगों ने भी उनके इस मानवीय कदम की सराहना की है। और बड़ी खबर झारखंड के धनबाद से है। ईडी का आज रांची जोनल ऑफिस झारखंड में 18 जगहों पर बड़ी छापेमारी कर रहा है। ये कार्रवाई कोयला चोरी और स्मगलिंग से जुड़े कई बड़े मामलों पर हो रही है। जिन मामलों में सर्च चल रही है उसमें अनिल गोयल, संजय और एलबी सिंह, अमर मंडल के नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि इन मामलों में कोयले की भारी चोरी हुई है, जिससे सरकार को सैकड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। धनबाद में एक प्रॉपर्टी पर भी रेड की गई है। ईडी की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हलचल मच गई है। ये तस्वीर आपको हम धनबाद की दिखा रहे हैं, जहां पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। आप देख सकते हैं कोयला चोरी के मामले में लगातार छापेमारी चल रही है और करीबन 18 जगहों पर यह छापेमारी चल रही है। छापेमारी में बताया जा रहा है कि राजस्व का नुकसान हुआ है। कोयला चोरी के बड़े मामले सामने आ रहे हैं और लगातार 18 जगहों पर छापेमारी चल रही है। यह तस्वीर वहीं की है। और दूसरी बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से है। बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तिरुमाला पहुंची, जहां उन्होंने श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन किए।
राष्ट्रपति ने मंदिर में पूजा अर्चना कर देश में शांति और खुशहाली की कामना की। मंदिर प्रशासन ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और अहमदाबाद से बड़ी खबर है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जो झंडा फहराया जाएगा वो अहमदाबाद में बनाया गया है। ये झंडा 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फहराएंगे। झंडा बनाने वाले कश्यप मेवाड़ा ने बताया कि ये झंडा 3 लेयर वाले खास कपड़े से तैयार किया गया है और इसे बनाने में करीबन 25 दिन लगे हैं। सबसे खास बात यह है कि पूरा कपड़ा और सारी सामग्री पूरी तरह से स्वदेशी है और झंडा पूरी तरह हाथ से बनाया गया है। मेवाड़ा ने कहा कि ये उनके लिए, गुजरात के लिए और उनके समुदाय के लिए गर्व की बात है। और झारखंड के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी ईडी आज अवैध कोयला खनन और कोयले के अवैध ट्रांसपोर्टेशन के मामले में बड़ी कार्रवाई कर रही है। एजेंसी दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा, कोलकाता में कुल 24 जगहों पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि यह तलाशी उन नेटवर्क्स पर केंद्रित है जो गैर कानूनी खनन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज से जुड़े हुए हैं। ईडी की इस छापेमारी से कोयला कारोबार से जुड़े कई ठिकानों पर हलचल मच गई है। अधिकारियों के मुताबिक तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड मिलने की उम्मीद है जो इस पूरे नेटवर्क को समझने में मदद करेगी। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिमला से बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित पंधा घाटी में दोरजे ड्रेक मठ में आज 14वें दलाई लामा को समर्पित 2 नई किताबों का विमोचन किया गया। जिन किताबों को रिलीज किया गया उनमें सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस और परम पावन दलाई लामा के 90वें जन्म वर्ष के जश्न पर आधारित एक खास कॉफी टेबल बुक शामिल है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इसे दलाई लामा के जीवन, विचारों और उनके संदेशों को समझने की एक सुंदर कोशिश बताया है। कार्यक्रम के दौरान शांति और आध्यात्मिकता का माहौल देखने को मिला। और नागपुर से बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए एक अहम घोषणा की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2 नए नुकसान अब शामिल कर लिए गए हैं। पहले बाढ़, पानी भरने और जंगली जानवरों से फसलों को होने वाला नुकसान योजना में कवर नहीं था और इसकी मांग लंबे समय से हो रही थी। अब ये दोनों नुकसान भी बीमा योजना के दायरे में आ गए हैं। इसके बाद उन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर भी निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस जिसके साथ खड़ी होती है वो हार जाता है। दिल्ली, यूपी और बिहार इसके उदाहरण है। उन्होंने ममता बनर्जी को भी गठबंधन को लेकर सावधान रहने की सलाह दी। बिहार में बनी नई सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि महागठबंधन अब टूट चुका है और ये जनता के काम के लिए नहीं बल्कि मतलब का गठजोड़ था। प्राकृतिक आपदा में कई बार किसान की फसलें तबाह और बर्बाद हो जाती है और किसान की फसल बर्बाद होती है तो केवल फसल बर्बाद नहीं होती, उसकी जिंदगी बर्बाद होती है। प्राकृतिक आपदा में होने वाले नुकसान से, जोखिम से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई हुई है, लेकिन उसमें 2 जोखिम और कवर हो, ये मांग लगातार किसानों की थी। एक,
जल भराव के कारण, अतिवृष्टि के कारण कई बार पानी भर जाता और उससे फसल खराब हो जाती है। वो जोखिम कवर नहीं था। और दूसरा, जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान, वो भी कवर नहीं था। अब हमने फसल बीमा योजना में संशोधन करके ये तय कर दिया है कि अगर जल भराव के कारण नुकसान होगा तो उसका भरपाई भी बीमा कंपनी करेगी, और जंगली जानवर अगर फसल को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसकी भी भरपाई की जाएगी, ताकि ये नुकसान से हम किसानों को बचा सकें। और बेलेम में चल रहे UN COP30 क्लाइमेट समिट की मुख्य जगह पर अचानक आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 21 लोग घायल हुए हैं। आग लगते ही वहां मौजूद हजारों लोग घबराकर बाहर की ओर भागे। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। राहत दलों ने तुरंत सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। ये समिट दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण क्लाइमेट बैठकों में से एक है। और मैक्सिको की फातिमा बोस फर्नांडेज ने मिस यूनिवर्स 2025 का ताज अपने नाम कर लिया है। थाईलैंड की प्रवीनार सिंह फर्स्ट रनर अप रही, जबकि वेनेजुएला की प्रतिभागी ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस बार मुकाबला काफी कड़ा था और दुनिया भर की नजर इस ग्रैंड फिनाले पर टिकी हुई थी। भारत की मोनिका विश्वकर्मा टॉप 12 तक पहुंची, लेकिन फाइनल राउंड में जगह नहीं बना सकी। फातिमा बोस की जीत के बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। तो मैक्सिको की फातिमा बोस मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब अपने नाम कर चुकी है और इसे लेकर बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। मैक्सिको में यह आयोजित किया गया था, जिसके बाद मैक्सिको की फातिमा बोस मिस यूनिवर्स 2025 का ताज अपने नाम कर चुकी है। बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में आज तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूएसजीसी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.5 रही और इसका केंद्र बांग्लादेश के नरसिंगड़ी के पास में था। झटके कोलकाता के सॉल्टलेक समेत आसपास के इलाकों में भी महसूस किए गए। सॉल्टलेक के आईटी सेक्टर में लोग अपने ऑफिस छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है, लेकिन प्रशासन ने सतर्क रहने की हिदायत दी है। तो पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। कोलकाता के सॉल्टलेक आईटी सेक्टर में भूकंप के झटके जैसे ही महसूस हुए, लोग अपने ऑफिस से निकलकर बाहर चले आए। भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे सुबह में। फिलहाल की स्थिति की अगर बात करें तो फिलहाल स्थिति बिल्कुल सामान्य बताई जा रही है। जानमाल का भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए, लोग एक डर से ऑफिस दफ्तर छोड़कर बाहर निकल आए। और गुजरात से बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज भुज के हरिपर में बीएसएफ के 176वें बटालियन कैंपस में बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
उन्होंने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को याद किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने परेड का भी निरीक्षण किया और जवानों को उनके साहस और समर्पण के लिए बधाई दी। तो गृह मंत्री अमित शाह आज भुज पहुंचे। बीएसएफ के स्थापना दिवस पर उन्होंने भाग लिया। इस दौरान शहीद हुए बलिदानियों के बलिदान को याद किया और इसके साथ ही उन्होंने ये एहसास दिलाया कि देश के लिए जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राण का न्यौछावर किया है, उनका बलिदान जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। साथ ही लोगों को उनसे प्रेरणा लेने के लिए बात भी कही है कि देश के जवानों को उन बलिदानियों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। देश के लिए समर्पण भाव किस तरह से होना चाहिए, ये दर्शाता है। एलजीवीके सक्सेना ने हाल में ही लाल किले के पास हुए आतंकी धमाकों के बाद पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस को कहा कि अमोनियम नाइट्रेट खरीदने और बेचने वाली कंपनियों के डिजिटल रिकॉर्ड बनाए जाएं, जिसमें खरीदार और विक्रेता की फोटो और अन्य जरूरी जानकारी हो। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मेटा और एक्स के हेड्स के साथ मिलकर रेडिकल कंटेंट की साइंटिफिक ट्रैफिकिंग की जाए। एलजी ने प्रशासन को भी कहा कि अस्पतालों, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के रिकॉर्ड को सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी में रखा जाए और विदेश से डिग्री लेने वाले प्रोफेशनल्स की जानकारी पुलिस के साथ शेयर की जाए। इसके अलावा सेकेंड हैंड वाहनों की बिक्री और खरीद पर भी निगरानी बढ़ाई जाए ताकि असली मालिक से अलग वाहन चलाने की अनुमति ना दी जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।